जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं सब्जेक्ट रसायन शास्त्र का अध्याय 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन मेथड। फिनॉल को अगर हम कंडेंस करेंगे तो हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो फिनॉल जब फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड CH2OH ऑर्थो एंड पैरा पे फिर से ये फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। इस पॉलीमर का नाम है बेकेलाइट। एक बहुलक बनाते हैं जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। तो फिनॉल, या तो क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल से बेकेलाइट कैसे बनाएंगे, या व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुलक बनता है जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। इस बेकेलाइट इस कंटेनर बनाते हैं जिससे हम एसिड वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो फिनॉल जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो बेकेलाइट प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ईथर। ईथर क्या है? पानी के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। इसका सूत्र है ROR। तो यहाँ देखिए ROR, तो यहाँ मैंने पानी लिया और पानी के दोनों हाइड्रोजन को हमने 2R से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये किससे उत्पत्ति किससे हुई है? पानी से। और कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? 2। तो डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, पानी के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। ईथर के प्रकार, ईथर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण ईथर और नेक्स्ट है मिश्रित ईथर। साधारण ईथर वे ईथर जिसमें दोनों R कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया CH3OCH3, यहाँ दोनों R सेम है, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। आपके जो सिलेबस में है वो ये है C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो यहाँ भी C2H5 है और यहाँ भी C2H5 है। मिश्रित ईथर में दोनों R अलग अलग होते हैं। जैसे ये मैंने लिया CH3OC2H5 इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, यहाँ हमने इथाइल ग्रुप लिया। जब दोनों R अलग अलग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या मिश्रित ईथर। इसका जनरल फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं ROR डैश, मतलब ये दोनों R हमें डिफरेंट प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका मेन है ईथर के बनाने की विधियाँ। पहली विधि है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से ईथर बनाएंगे तो क्या करेंगे? अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल को लेके आप उच्च ताप पर जब गर्म कर दोगे तो उसमें से पानी का अणु निकल जाएगा और हमें ईथर प्राप्त होगा। अल्कोहल के बनाने की विधि, तो पहली विधि है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के जल अपघटन से। यहाँ मैंने अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए C2H5OH और इसको उल्टा लिख दिया C2H5OH। इसमें से मैंने पानी का एक अणु निकाल दिया तो क्या बचा? C2H5OC2H5। ये बन गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो पानी का अणु को हम यहाँ लिख देते हैं प्लस H2O। तो अल्कोहल के 2 अणु को जब गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन मेथड से भी हम ईथर को बना सकते हैं। इसमें क्या किया? अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम अल्किल ऑक्साइड, ऑक्सीजन को बीच में रखना है नहीं तो ये क्रिया कर लिया किसी और से, तो सोडियम अल्काइल ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें देखो ROR, ये बन गया ROR और बचा क्या हमारा? ये NaX, ठीक है, NaX। अब आप R की वैल्यू पुट कर दो। ये मैंने यहाँ ले लिया CH3, X की जगह ले लिया क्लोरीन प्लस NaO। यहाँ अगर आपको सेम ईथर चाहिए, सिंपल ईथर लेना है तो यहाँ भी आप CH3 रख सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लेना है तो यहाँ R की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? C2H5, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ C2H5 अगर ले लेंगे तो ये बनेगा आपका C2H5
OCH3 प्लस NaCl, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस से आप डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर तीनों ईथर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइथाइल ईथर है, तो आप R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, C2H5O। ठीक है, जहाँ भी R है वहाँ आप R की वैल्यू C2H5 पुट करेंगे तो हमें डाइथाइल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तीसरी विधि है कंटिन्यूस प्रोसेस, निरंतरीकरण विधि। निरंतरीकरण विधि क्या है, इससे ईथर कैसे बनाएंगे, तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि भी है। तो क्वेश्चन है ईथर को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे या निरंतरीकरण विधि क्या है, इसे ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब ईथर अल्कोहल से क्रिया करता है तो ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले स्टेप में ईथर अल्कोहल से क्रिया करके बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर वो पुनः अल्कोहल से क्रिया करेगा तो डाइथाइल ईथर प्राप्त होगा। तो निरंतरीकरण विधि, निरंतरीकरण का मतलब ये होता है कि कोई प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलती जा रही है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। क्या है, ईथर को हमें बनाना है इस मेथड से। तो यहाँ जब अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें से पानी का एक अणु निकल जाता है, तो C2H5 एक H है ना, तो C2H5HSO4 बनता है। ये बन गया C2H5HSO4, इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः अल्कोहल से क्रिया करता है। यहाँ टेम्परेचर आपको 160 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट 200 तक भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः अल्कोहल से क्रिया करता है, तो एक H ये बन गया आपका H2SO4 और यहाँ ईथर, ये हमारा डाइथाइल ईथर बन गया। अभी क्वेश्चन उठता है कि इसको कंटिन्यूस क्यों कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब क्रिया स्टार्ट हुई थी तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल की ज़रूरत पड़ी थी और क्रिया के अंत में भी हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल आगे आने वाली अपक्रिया के लिए इस सल्फ्यूरिक अम्ल से आगे जो अपक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से यह अपक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है, इसीलिए इस मेथड को, इस विधि को निरंतरीकरण विधि कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगर ये निरंतरीकरण विधि है तो इस अपक्रिया में बीच बीच में सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डालना पड़ता है। निरंतरीकरण विधि है तो कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता, इसमें हमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ता है। क्यों, इस मेथड के फर्स्ट में ये जो पानी बनता है ये पानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिल जाता है और उसको डाइल्यूट करता है, पतला करता है। फिर उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल आगे रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं, बहुत डाइल्यूट होता है। हमें इस यहाँ पर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमें बीच बीच में सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ता है। एक ये है। दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो इन दोनों के कारण हमें इस अपक्रिया में भी सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ता है। दिखता तो ये है कि ये निरंतरीकरण विधि है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, इस अपक्रिया में भी हमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ता है। तो ईथर के निरंतरीकरण बनाने की विधि यही है और यही प्रयोगशाला विधि है। इसमें डायग्राम है, वो डायग्राम भी आप बुक से देख सकते हैं। एक कॉनिक ऐसा वो लिया है फ्लास्क और यहाँ इस फ्लास्क में ये डाल दिया, यहाँ पर ईथर में क्या डाला हमने, H2SO4 और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जब यहाँ हम डालते हैं और फिर इसको हीट करते हैं और बाद में एक कंडेंसर की सहायता से जोड़ देते हैं तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरा जो डायग्राम है वो आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। प्लस कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों डालना पड़ता है, तो एक तो बहुत डाइल्यूट होता है, दूसरा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन दोनों के कारण हमें इस अपक्रिया में भी सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो भौतिक गुण में भी ईथर एक द्रव है। सबसे अच्छा ये है, और जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके लिए ब्लैक की तरह काम करता है, और ये पानी में भी घुलनशील है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
ठीक है। हाइड्रोजन बंध के कारण इसके अणु भी एसोसिएटेड हो जाते हैं और एक बड़ा अणु बनाते हैं, जिसको तोड़ने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर जरूरत पड़ती है, तो इसका क्वथनांक गलनांक भी उच्च होता है। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स थे फिजिकल प्रॉपर्टी में। ना अभी इम्पॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है ईथर अगर अल्काइल हैलाइड से क्रिया करता है तो क्या होगा। तो ईथर जब HX से क्रिया कराएंगे तो सिंपल सा ये बन जाएगा RX, ठीक है, और ROH, मतलब जिससे बना था पहले वो वापस आ गया, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। अब यहाँ R की वैल्यू पुट कर लेना, जैसे जैसे वैल्यू पुट करें उस हिसाब से अगर आपने R की CH3 लिया तो CH3OH बनेगा, C2H5OH अगर पुट करोगे तो इथाइल अल्कोहल। तो मैंने एक मेन रिएक्शंस आपको बता दी। लेकिन अगर आप ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से करेंगे तो इसकी अभिक्रिया 2 स्टेप में होगी। पहला कि आपने वो कितनी मात्रा में लिया, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की कम मात्रा लेंगे तो ये बनेगा, अगर वो एक्सेस में लेंगे तो सिर्फ एथाइल आयोडाइड और वाटर बनेगा। तो ईथर जब HI से क्रिया करता है तो ये देखिए C2H5OH ये बन गया और ये बना इथाइल आयोडाइड। यहाँ मैंने यही C2H5OH अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल आयोडाइड प्राप्त हो गया। अगर आप इसको HI को एक्सेस में लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो जाएंगे और इथाइल आयोडाइड बनाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी क्वांटिटी ली, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन और डिहाइड्रेशन। अगर ईथर का अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, या ईथर से ईथेन कैसे बनाएंगे, ईथर से इथिलीन कैसे बनाएंगे। तो ये पहला मैंने लिया अपचयन मेथड। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से अपक्रिया कराना। तो जब ईथर को हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो ये एक H आपने यहाँ लगा दिया तो ये क्या बन गया C2H6, दूसरा H आपने यहाँ लगा दिया तो ये बन गया C2H6, मतलब ईथेन बन गए 2 मॉलिक्यूल्स अणु। ये ऑक्सीजन बचा, यहाँ हमने ले लिया ट्वाइस H तो ये क्या बन गया H2O। तो 2 मॉलिक्यूल्स बने आपके ईथेन के प्लस वाटर, मतलब 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई। तो ईथर से ईथेन भी बन गया। अगर उसका आप डिहाइड्रेशन करेंगे, उसमें से पानी निकाल देंगे तो हमें इथिलीन प्राप्त होगा। ईथर को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, और ये ऑक्सीजन तो है तो क्या निकला वाटर निकला। तो यहाँ से क्या बचेगा C2H4, C2H4 के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्लस पानी बाहर निकल जाएगा, इसे क्या बोलेंगे इथिलीन। तो ईथर से ईथेन एंड इथिलीन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आ सकता है ईथर से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, इथिलीन एंड ईथेन, उस अपक्रिया का नाम भी लिखो। तो अगर आप ईथेन हैं तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा तो मेथड होगा अपचयन। अगर आपको पानी इथिलीन बनाना है तो उसमें से पानी निकालना पड़ेगा और वो हो जाएगा डिहाइड्रेशन। अभी है ईथर की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया विभिन्न परिस्थितियों में। पहला मैंने लिया ठंडा एवं सांद्र। जब ईथर ठंडा होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ जाते हैं और ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। तो ईथर के मॉलिक्यूल्स लिए हमने HH4 से, तो यहाँ पर C2H5 बहुत, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स ठंड में आइस बन जाते हैं, सेम यहाँ भी C2H5 होल ट्वाइस और इसका ये यहाँ से ज्वाइन हो जाता है। तो C2H5 होल ट्वाइस OH और HSO4 ऑक्सोनियम या डाई इथाइल ऑक्सोनियम सल्फेट, ये शॉर्ट में बोलते हैं, ऑक्सोनियम लवण बनाता है। अगर इस ईथर को हम सांद्र लेते हैं, गाढ़ा बहुत होता है, तो ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एक तो बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आप लेकिन हमने यहाँ तनु लिया तो तनु में अवक्रिया किसी कराई पानी की, क्यों कि सल्फ्यूरिक एसिड में इतना पानी डाला कि वो एसिड बचा ही नहीं, वो क्या हो गया पानी हो गया। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन आता है कि ईथर की तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराओ तो क्या बनेगा, तो वहाँ आपको तनु का मतलब है पानी बहुत डाइल्यूट कर दिया और हमें सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया ना करा के पानी से ही क्रिया कराना है। तो पानी का एक H यहाँ ज्वाइन हो जाएगा तो ये बनेगा C2H5OH और OH यहाँ, तो 2 अणु किसके बन जाएंगे इथाइल अल्कोहल के। ठीक है,
इथाइल अल्कोहल के तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड में अल्कोहल प्राप्त होता है। अब आया ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी अभिक्रिया हो गई। ईथर का उपयोग, तो मुख्यतः ईथर का उपयोग हमें ब्लैक के रूप में, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके लिए एक अच्छा ब्लैक की तरह कार्य करता है। अभी क्वेश्चन उठता है कि व्यापारिक मात्रा में अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का बहुत यूज़ होता है। तो व्यापारिक मात्रा में अल्कोहल को बनाने की दो विधियाँ हैं। पहला है सीरे से, दूसरा है स्टार्च से। तो सीरा कहाँ से मिलेगा? जब गन्ने से हम शुगर बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, तो उसका जो लास्ट का जो बचा हुआ पोर्शन है होता है उसे हम सीरा बोलते हैं। वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसमें कुछ पानी मिला देते हैं और वो सीरे को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो उसमें पानी मिलाना है, दूसरा उसमें कुछ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाल देते हैं, क्योंकि हमें ईस्ट डालना पड़ता है, तो वो ईस्ट का भोजन का काम करता है। ठीक है। और टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। अगर ताप बढ़ा देंगे तो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा और हमें अल्कोहल में जो सीरा है, जो शुगर है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो एक तो उसको रूम टेम्परेचर रखना है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालना है और डाइल्यूट करना है। पानी मिला के सीरे को थोड़ा सा डाइल्यूट या पतला करना है, जिससे कि वो सर्वाइव करे, कीटाणु जो उसके अंदर आपने ईस्ट डाला है वो जिंदा रह सके। तो सीरे मतलब शक्कर ही है, सुक्रोज ही है, उसका फॉर्मूला ये लिख दिया आपने C12H22O11 और इसमें क्या डाला H2O। इसमें इन्वर्टेज जो गन्ने की जो वो होता है शुगर, उसमें इन्वर्टेज एंजाइम होता है, ये इससे मिलकर क्या बनाता है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज के दो अणु बनते हैं। ये ग्लूकोज में जाइमेज एंजाइम के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और ये अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। जब तक गैस निकलना बंद नहीं होता आपकी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही CO2 निकलना बंद हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई और हमारा अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ये अल्कोहल के बनाने की विधि थी। दूसरी विधि है स्टार्च से। इसमें क्या करते हैं, स्टार्च युक्त कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, आलू है, मेज़, राइस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको लेके हम खूब गर्म करते हैं। गर्म करने से उसकी जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो वस्ट हो जाती है। फिर उसको हम मैश करते हैं। उस मैशिंग के बाद उसमें भी पानी डालते हैं। तो स्टार्च में डायस्टेज एंजाइम होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 होल और इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया और डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज भी बहुत गाढ़ा होता है, इसको फिर से हम पानी में हीट करते हैं, भाप बनता है, तो माल्टेज एंजाइम ये ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है। ये ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। तो इस तरह से हम स्टार्च और सीरे से व्यापारिक मात्रा में अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये दोनों विधियाँ भी इम्पॉर्टेंट थी जो फर्स्ट वीडियो में नहीं हो पाई। अल्कोहल के कुछ टर्म हैं। एक है रेक्टिफाइड स्प्रिट। अल्कोहल को स्प्रिट अल्कोहल भी बोलते हैं। अगर अल्कोहल में 95% अल्कोहल और 5% वाटर होता है तो उसे रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। एक है पार अल्कोहल। 100% शुद्ध अल्कोहल को पार अल्कोहल कहते हैं, शक्ति अल्कोहल। ठीक है। एक है डीनेचर या मैथिलेटेड स्प्रिट। अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए अल्कोहल में कुछ मात्रा में प्रीडीन, मिथाइल अल्कोहल, स्प्रिट ये मिला देते हैं, फिर वह अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे अल्कोहल को हम डीनेचर्ड स्प्रिट या मैथिलेटेड स्प्रिट कहते हैं। अल्कोहल का यूज़ कभी कभी अल्कोहल का यूज आप एज ए पेट्रोल भी कर सकते हैं। आजकल सैनिटाइज बना रहे हैं, सैनिटाइजिंग में भी अल्कोहल का उपयोग हो रहा है। अल्कोहल का टेस्ट लगाना है तो अल्कोहल के लिए दो टेस्ट हैं। एक तो ल्यूकास टेस्ट है। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अवकर्मक कहते हैं। जब इस ल्यूकास अवकर्मक को अल्कोहल में डालते हैं, अगर अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल है तो उसमें
एक जैसे दही को पानी में घोलते हैं तो एक टर्बिडिटी बनती है, वैसे ही यहाँ भी बनेगी। तो समझ जाएंगे ये तृतीयक अल्कोहल है। अगर अल्कोहल को जब हम ल्यूकास अभिकर्मक में डालते हैं और रिएक्शन होने में 5 से 10 मिनट लगता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और कोई अभिक्रिया नहीं होती तो कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। इस तरह से ल्यूकास टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन, ल्यूकास अभिकर्मक की जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण, और इसका यूज़ क्या है? अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में करते हैं। एक और है विक्टर मेयर। विक्टर मेयर विधि के द्वारा भी हम अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, अगर उसमें हम एल्काइल हैलाइड या HI डालते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो एल्काइल नाइट्राइड प्राप्त होता है। एल्काइल नाइट्राइड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, पहले नाइट्रिक एसिड से फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ब्लड रेड कलर बनता है। अगर रेड कलर आता है तो वो प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर आएगा और 3rd डिग्री अल्कोहल में कोई कलर नहीं आता। तो RBC, फर्स्ट रेड, सेकेंड ब्लू और 3rd टर्सरी अल्कोहल में कोई कलर नहीं आता। इस तरह से हम अल्कोहल को विक्टर मेयर की विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसमें मुख्यतः पहले पार्ट में हमने अल्कोहल और फिनॉल लिया था, ठीक है, और दूसरे पार्ट में ईथर लिया, और ईथर के बाद कुछ रिएक्शंस रह गई थी अल्कोहल की, वो भी इसमें लिए। तो इसमें मुख्य जो क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क के लिए, तो पहला तो यही है कि अल्कोहल को व्यापारिक मात्रा में सिरे से और स्टार्च से कैसे बनाएंगे, इसकी अभिक्रियाएं दीजिए। ईथर में ईथर के बनाने की विधि, कौन सी विधि? लैब प्रोसेस। ईथर को प्रयोगशाला में किस तरह से बनाएंगे, उस विधि का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करिए। इसे निरंतरीकरण विधि क्यों कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहला है इथिलीन, ईथेन, इथाइल आयोडाइड, ऑक्सोनियम लवण। अल्कोहल में आ गया राइमर टीमैन अभिक्रिया और डाउस प्रोसेस, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को एक्सप्लेन करिए विथ रिएक्शंस, इनको समझाइए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आप रिवाइज करेंगे। आशा है कि तुमको अच्छे समझ में आए होंगे। जय हिंद बच्चों।